तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे भाई लोगों? यार इंशाल्लाह आज से हम लोग ना अपने करिकुलम रिलेटेड कंटेंट के साथ साथ ना इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को भी कवर किया करेंगे। ठीक हो गया? हर एक चीज़, यानी कि अगर एक क्वेश्चन है उसमें कोई टर्म है, उस टर्मिनोलॉजी को भी अच्छी तरीके से समझेंगे साथ साथ। ठीक हो गया? हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि आप लोग इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को भी हैरान कर दो कि यार ये कौन सा बंदा आ गया, इसको तो हर एक चीज़ का पता है। ठीक हो गया यार? शुरू करते हैं। देखो यार, सबसे पहली चीज़ है कि लिंटल जो है ना उसकी थिकनेस आप लोगों ने मिनिमम रखनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक हो गया? ये मिनिमम थिकनेस है। अब ये हमें पहली चीज़ के लिंटल क्या है, पहली चीज़ तो ये देखते हैं कि लिंटल क्या है। लिंटल यार वो बीम होता है जो आपके डोर्स और विंडोज़ के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक हो गया? देखो, जब भी आप लोग डोर या विंडो प्रोवाइड करते हो तो उसके ऊपर आप लोग कंक्रीट की एक थिन सी लेयर प्रोवाइड करते हो। ठीक है? अब वो या तो पीसीसी भी हो सकती है या तो आरसीसी भी हो सकती है। ठीक हो गया? अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स वो चेंज होता है। ठीक हो गया? पीसीसी भी हो सकती है और आरसीसी भी हो सकती है। अच्छा जी, लोडिंग्स, डिज़ाइन क्राइटेरियन और बाकी की सारी चीज़ें, उन सबको कवर करके हम लोग फिर डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो लिंटल है वो पीसीसी होगा या फिर आरसीसी होगा। ठीक हो गया? ये वैसे आप लोगों को ड्राइंग में प्रोवाइडेड होता है कि आप लोगों ने आरसीसी लिंटल प्रोवाइड करना है या फिर पीसीसी, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर डिज़ाइनर हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लोडिंग पैटर्न क्या है, सिमेट्रिकल लोडिंग है, अनसिमेट्रिकल लोडिंग है, किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बिहेव कर रहा है, तो उस हिसाब से लिंटल डिज़ाइन करोगे। ठीक हो गया? यह चीज़ क्लियर हो गई कि लिंटल होता क्या है। यार अब इसको प्रोवाइड क्यों करते हैं? क्यों हम मुफ्त में अपना खर्चा बढ़ाना चाहते हैं यार? देखो, जब भी आप लोग डोर या विंडो को प्लेस करते हो उसके ऊपर ब्रिक वर्क होगा। ब्रिक वर्क का अपना जो डेड लोड होगा, उसके अपने वेट की वजह से जो लोड होगा, वो तो सारे का सारा डोर पर और विंडो पर आना है। और जो डोर्स और विंडोज़ होती हैं वो लोड स्ट्रक्चरल लोडिंग को बेयर करने के लिए डिज़ाइन नहीं की जाती। तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपका जो डोर है या विंडो है वो फेल हो जाए या फिर उसको डैमेज हो। ठीक हो गया? तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर आरसीसी या पीसीसी कंक्रीटिंग करते होते हैं। ठीक हो गया? और ये डायमेंशन गाइस जो मैंने बताई है ये मिनिमम डायमेंशन है। ठीक हो गया? अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन क्राइटेरियन ये चेंज भी होती है, इससे ज़्यादा होगी लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ये 15 सेंटीमीटर आया कहाँ से है? यार देखो, ये होती हैं एम्पिरिकल वैल्यूज़। ठीक हो गया? बार बार एक्सपेरिमेंटेशंस करने के बाद जो एक प्रॉपर और प्रेफर्ड वैल्यू होती है वो प्रोवाइड की जाती है आपके कोड्स के अंदर। तो ये वो कोड वाली वैल्यू है कि लिंटल की जो थिकनेस होती है वो आप मिनिमम 15 सेंटीमीटर रखो। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद दूसरी चीज़ यार आपके मिनिमम डायमीटर ऑफ मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार्स इन स्लैब, स्लैब की बात हो रही है गाइस। ठीक हो गया? शुड बी 8 mm फॉर द मेन बार्स। अब क्या है? यार आपका मिलीमीटर्स हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए 6 mm यानी कि 6 मिलीमीटर्स। ठीक हो गया? देखो यार, स्लैब में जो आपका बार्स होंगे उनका डायामीटर जो होना चाहिए मिनिमम भी 8 mm होना चाहिए मेन बार के लिए और 6 mm होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए। ठीक हो गया? यह भी हम लोग देखते हैं कि मेन बार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है। देखो यार, जो आपके बार का डायामीटर है, दोनों डायमेंशन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, मेन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के। लेकिन जनरली जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि हम लोग ये भी कह देते हैं कि अगर आप लोग 8 mm भी रखो तो वो भी ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है? मेन बार का डायमीटर भी 8 mm और डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया भी 8 mm। ठीक हो गया? वरना 6 mm की भी वैल्यू यूज़ होती है। ठीक हो गया? अगली बात, अब मिनिमम डायमीटर तो हम लोगों ने कवर कर लिया, अब मैक्सिमम डाया को भी देख लेते हैं। देखो यार, मैक्सिमम डायमीटर जो मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का होता है स्लैब में वो होता है 1/8 इंटू स्लैब थिकनेस। ठीक हो गया? अब आप लोग कहोगे कि यार बार बार आप कहते हो कि भाई यूनिट्स को माइंड में रखो, यूनिट्स को प्रायोरिटी देनी है, एक इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक हो गया? क्योंकि यूनिट्स की बेस पर ही चलना होता है। तो यहाँ पर तो आपने यूनिट मेंशन ही नहीं किया, यह मसला बन गया। अब देखो यार मेरे भाई, जो स्लैब थिकनेस होती है ना
उसका अपना कोई यूनिट होगा, ठीक हो गया। यानी कि स्लैब थिकनेस आपको या तो इंचज़ में प्रोवाइड की होगी, या फिर फीट में प्रोवाइड की होगी, या फिर मिलीमीटर में प्रोवाइड की होगी, या फिर सेंटीमीटर में प्रोवाइड की होगी। कोई एक यूनिट होगा ही होगा उसका, ठीक हो गया। उसी यूनिट को आप लोग लेकर इसमें यूज़ करोगे, ठीक हो गया। तो इसमें कोई इतनी बड़ी इशू वाली बात नहीं है यार। अब बात आती है कि ये मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार होते क्या हैं, जिसकी हम लोग बात करते जा रहे हैं बार बार। देखो यार, मेन बार्स आपके वो बार्स होते हैं जो अलोंग द शॉर्टर डायमेंशन प्लेस किए जाते हैं। अब आपके पास कोई भी स्लैब है, उसकी एक लेंथ होगी और एक विड्थ होगी, तो इन दोनों में से जो छोटी डायमेंशन वाली हमारे पास पैरामीटर होगा, उसमें हम लोग मेन बार प्रोवाइड करेंगे, ठीक हो गया। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा वो लॉन्गर डायमेंशन के अलोंग होगा। अब ये क्यों है कि भाई हमारा जो मेन बार है वो शॉर्टर डायमेंशन के अलोंग प्लेस कर रहे हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसको हम लोग लॉन्गर डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग प्लेस कर रहे हैं, ठीक हो गया। यार देखो, जब आप मेन बार प्लेस करोगे शॉर्टर डायमेंशन के अलोंग, ठीक हो गया, मेन बार पर लोड आया, उसके बाद आप लोगों के आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो मेन बार के साथ कोलैबोरेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में दोनों अपना रोल प्ले करते हुए जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होंगे वो मेन बार पर आने वाले लोड को, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, ठीक हो गया। अब देखो, जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा उतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हो जाएगी, ठीक हो गया। अब मैं एक शॉर्टर एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ अपना 10 मेगा पास्कल का लोड, ठीक हो गया। 10 मेगा पास्कल का लोड मैं एक 5 mm की डायमेंशन पे, ये सपोज्ड वैल्यू है गाइज, वैसे सिंपल अगर ले लें तो चलो जी 12 फीट, ठीक हो गया। 12 फीट बाय 13 फीट ले लेते हैं हम लोग। तो 12 फीट वाली डायमेंशन पर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बार रखूंगा तो आपके पास 12 फीट का जो डायमेंशन है आपकी, जो 12 फीट वाली प्लेसिंग है, वहां पर सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी। लेकिन जब आप 13 पर रखोगे तब आपको 12 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन एरिया मिल जाएगा, ठीक हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो प्लेस है वो आपकी बढ़ जाएगी, वो एरिया आपका बढ़ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्गर एरिया पर होगी तो आपके स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस कम से कम होंगे, डैमेज होने के चांसेस भी कम से कम, स्ट्रक्चरल क्रैकिंग जो होती है उसके चांसेस भी कम से कम होंगे, ठीक हो गया। तो यही चीज़ याद रखनी है कि जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा उसको आपने हमेशा लॉन्गर एरिया पर प्लेस करना है, ताकि लॉन्गर एरिया पर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके लोडिंग की। अगली चीज़ है कि जो आपकी डीपीसी होती है वो 2.5 सेंटीमीटर थिक होनी चाहिए। ये मिनिमम डायमेंशन है गाइज, अगेन मिनिमम डायमेंशन, ठीक हो गया। तो यार लास्ट है कि डीपीसी जो होती है उसकी थिकनेस मिनिमम होगी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और जो मोस्ट जनरली यूज डायमेंशन होती है इसकी वो होती है 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया, 50 मिलीमीटर। तो यह डीपीसी को कहते हैं डैम प्रूफ कोर्स, ठीक हो गया। अब डैम प्रूफ कोर्स यानी कि ये एक टाइप की ऐसी लेयर होती है जो हमारी डैम्पनेस को प्रिवेंट करती है, ठीक हो गया। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो यार ये पीसीसी की विदाउट एनी रीइंफोर्समेंट कंक्रीट की थिन लेयर होती है, ठीक हो गया। जस्ट कंक्रीट होता है, इसमें रीइंफोर्समेंट बार्स नहीं प्रोवाइड किए जाते, ठीक हो गया। जिसको हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो मॉइस्चर है, ठीक हो गया, वो हमारे ब्रिक वर्क में अपवर्ड मूव ना करे थ्रू द कैपिलरी एक्शन, ठीक हो गया। देखो गाइज, आप लोग जब भी फाउंडेशन प्रोवाइड करते हो, ठीक है, आप लोगों ने फाउंडेशन प्रोवाइड की जिसमें आपकी फुटिंग थी, फुटिंग के बाद आपका पेडिस्टल था शॉर्ट कॉलम, ठीक हो गया गाइज। शॉर्ट कॉलम होता है जिसको हम पेडिस्टल का नाम देते हैं। और उसके बाद आप लोग जब नेचुरल ग्राउंड लेवल पर आते हो, जो आपके ग्राउंड का लेवल है, उस पर आप लोगों ने वन लाइन ब्रिक वर्क कर दिया, ठीक है। यार गाइज, वन लाइन ब्रिक वर्क से ये होता है कि आपको लेआउट का अंदाज़ा भी हो जाता है कि कौन कौन सा रूम या कौन कौन सी आपकी एक्सेसरीज कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी जो लेबर होती है उनको आप एक आइडिया दे देते हो कि 4.5 इंचज़ का आप लोगों ने ब्रिक वर्क करना है या फिर 9 इंचज़ का ब्रिक वर्क करना है, ठीक हो गया। तो वन लाइन ब्रिक वर्क भी हो गया। उसके बाद हम लोग प्रोवाइड करते होते हैं ग्राउंड बीम, ठीक हो गया। ग्राउंड बीम आप लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद अप टू सम हाइट हम लोग
अप्रॉक्सीमेटली 450 मिलीमीटर तक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली। हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं दोबारा से, और फिर जब हम लोग प्लिंथ लेवल पर आ जाते हैं वहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपना डीपीसी। ठीक हो गया। 450 मिलीमीटर्स के ब्रिक वर्क के बाद आप लोगों के पास प्लिंथ लेवल आ गया, वहाँ पर आप लोगों ने अपना डीपीसी प्रोवाइड कर दी। ठीक हो गया। अब गाइज इतनी थिन लेयर है ये कंक्रीट की, हमें तो ये पता है कि हमारे पास जो कंक्रीट में पोर्स होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं। अब ये इतनी थिन है, इसमें तो वाइब्रेटर यूज़ ही नहीं किया जा सकता। तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस कंक्रीट की लेयर के ऊपर एक बिटुमिन की कोटिंग दे देते हैं। ठीक हो गया। जिससे जो सारे के सारे पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और जो वाटर आपका मॉइस्चर होता है जो राइज कर रहा होता है नीचे वाले वन लाइन ब्रिक वर्क से होता हुआ ऊपर मूव करने की कोशिश करता है थ्रू द कैपिलरी एक्शन, क्योंकि हमारी ब्रिक्स में पोर्स होते हैं तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू अपवर्ड राइज करता है। वाटर अपवर्ड राइज करता है तो गाइज अगर आप डीपीसी नहीं प्रोवाइड करोगे तो वाटर अपवर्ड मूव करेगा, और जो आपकी ब्रिक्स होती हैं उनमें ई फ्लोरेसेंस का फिनोमिनन शो होगा। एक वाइट टाइप का पाउडर्ड सब्सटेंस होता है जो शो होने लग जाता है ई फ्लोरेसेंस में ब्रिक्स के ऊपर, जिसकी वजह से आपका जो पेंट होता है, आपका जो प्लास्टर होता है वो डैमेज होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो यार फटना शुरू हो जाता है आपका प्लास्टर, और आपका पेंट भी फटना शुरू हो जाता है, उतर जाता है। ठीक हो गया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग डीपीसी प्रोवाइड करते हैं गाइस। कोई भी इशूज़, कोई भी क्वेरीज, कोई मसला पेश आ रहा है आपको, अगर चाहते हैं कि डीपीसी पर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।